हो सकता है आपको थंबनेल देखकर हैरानी हुई हो। हालांकि जो लोग कांग्रेस लेड यूपीए के 10 साल के उस कार्यकाल से परिचित हैं, उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई होगी। आपने धोखे और फर्जीवाड़े की एक से बढ़कर एक कहानी सुनी होगी, लेकिन आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो न सिर्फ आपको हंसने पर विवश कर देगा, साथ ही आपको ये जानकर बहुत हैरानी हो सकती है कि हमारा सिस्टम अंदर से कितना कमजोर, कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है और कैसे उसे कुछ लोग बहुत आसानी से मनचाहे रूप में बदल सकते हैं। ये किस्सा सुनने के बाद कदापि आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल सके कि कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने भारत में घुसते ही अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड तक बनवा लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कांड बाहर कैसे आया, हमें पता कैसे चला कि ऐसा कुछ हुआ है। आशा करता हूं कि आप सब रिटायर्ड राष्ट्रवादी ऑफिसर आरवीएस मणि जी से परिचित होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप एक अच्छे वक्ता के विचारों से अपरिचित हैं। अपनी पुस्तक द मिथ ऑफ हिंदू टेरर में मणि जी ने इस किस्से को पृष्ठ 124 पर बंटी बबली केसेस के शीर्षक के तहत लिखा है। हिंदी में यह पुस्तक भगवा आतंक एक षड्यंत्र के नाम से प्रकाशित हुई है। यद्यपि इस पुस्तक में उन्होंने केवल आधारभूत जानकारी ही दी है, किंतु अपनी दूसरी पुस्तक डिसेप्शन में काल्पनिक चरित्रों के माध्यम से उन्होंने सारी घटना विस्तार से बताई है। उनकी इस पुस्तक का हिंदी संस्करण भी आपको राष्ट्र से धोखा नाम से मिल जाएगा। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि कैसे भारत को लूटने और बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चल रहा था, जो अचानक मोदी जी के आने के कारण अस्त व्यस्त हो गया। आज हमारी स्थिति भी पाकिस्तान और श्रीलंका के आसपास की ही होती यदि 2014 में देश ने मिलकर ये निर्णय न किया होता। किंतु इस बारे में चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज बात प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को बेचे जाने की। आरवीएस मणि जी 2006 से 2010 तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग में तैनात थे। प्रधानमंत्री आवास को बेचे जाने के फर्जीवाड़े की घटना के बारे में बताने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक द मिथ ऑफ हिंदू टेरर में एक विदेशी उपन्यास और एक बॉलीवुड फिल्म का भी जिक्र किया है। द मिथ ऑफ हिंदू टेरर में उन्होंने लिखा कि एक सिविल सर्वेंट होने के कारण आप विभिन्न परिस्थितियों से अवगत होते रहते हैं और कभी कभी कल्पनाओं में वर्णित परिस्थितियां भी सच हो जाती हैं। यानी वो सब कुछ भी देखने को मिल सकता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। और ऐसा ही कुछ हुआ एक शनिवार की देर शाम, जब वे लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक पीएमओ से एक कॉल आया, जिस कारण उन्हें रुकना पड़ा और उन्हें इंतजार करने को कहा गया। पता चला कि तत्काल ध्यान देने योग्य किसी मामले से संबंधित निर्देश मिले हैं। कुछ देर बाद डायरेक्टर इंटरनल सिक्योरिटी को एक लिफाफा मिला और लिफाफा खोलने पर सब भौचक्के रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर हंसें या रोएं। हुआ ये था कि लुटियंस दिल्ली में भारत सरकार की कुछ प्रतिष्ठित संपत्ति और तत्कालीन प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास उसे बेच दिया गया था। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास यानी 7 रेसकोर्स रोड, जो अब 7 लोक कल्याण मार्ग बन गया है, उसे बेच दिया गया था। खरीदार यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का एक एनआरआई था। उसने ये संपत्ति खरीदी थी और कन्वेंस डीड भी बना ली थी, अर्थात रजिस्ट्री भी करवा ली थी। अमृतसर उप रजिस्ट्रार कार्यालय में इसे रजिस्टर किया गया था, तो रजिस्ट्री भारत में ही हुई थी। मणि जी ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अमृतसर सब रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जा सकता है और 2005 से 2007 की अवधि से संबंधित फोलियोज का निरीक्षण कर सकता है। यानी अगर किसी को डाउट हो तो आप जाकर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि चूंकि खरीदार को संपत्ति पर कब्जा नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अदालत पहुंच गया और ब्रिटेन की एक कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए
पोजेशन दिलवाने का आदेश दिया। जब पीएमओ को पता चला कितना बड़ा कांड हो गया तो पीएमओ ने तुरंत इसकी जानकारी गृह मंत्रालय के इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को दी और इससे निपटने को कहा। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि फर्जीवाड़ा तब होता है जब सौदे में किसी एक तरफ से किसी प्रकार का जाली काम किया गया हो। किंतु यहाँ क्या ये सच में कोई फर्जीवाड़ा था? क्या इस डील में पैसे नहीं लिए गए थे या फिर कागज नकली थे? इसका उत्तर हमें मणि जी की दूसरी पुस्तक में मिलता है। अपनी दूसरी पुस्तक में मणि जी ने काल्पनिक पात्रों के माध्यम से इस पूरी घटना का विवरण कुछ इस प्रकार लिखा है कि ब्रिटेन के किसी अमीर एनआरआई ने प्रधानमंत्री के हस्ताक्षरों द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का प्रयोग कर इस संपत्ति को खरीदा था। अब क्योंकि इसे किसी आधिकारिक व्यक्ति ने नहीं बेचा था तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि अवश्य ही ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा किया गया कांड है। नकली कागजों पर न केवल प्रधानमंत्री के सिग्नेचर असली थे बल्कि सारी डील को भारत के सरकारी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर भी करवा दिया गया था। अब क्योंकि सारे कांड की मंशा भारत को बदनाम करना था, इसलिए आरोप लगाया गया कि खरीदी गई प्रॉपर्टी पर पोजेशन नहीं मिल रहा और इसीलिए ब्रिटेन की कोर्ट में भारत सरकार के विरुद्ध केस कर दिया गया और कोर्ट ने भारत सरकार को प्रॉपर्टी खाली करके खरीदने वाले व्यक्ति को दिए जाने का ऑर्डर दे दिया। अब होम मिनिस्ट्री के इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को पूरे मामले की छानबीन और जांच करने के साथ साथ उसका निपटारा भी करना था। मणि जी ने लिखा है कि ब्रिटेन का वो एनआरआई 500 मिलियन पाउंड मांग रहा था। ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर और भारत सरकार के लोगों ने इसे कम करवाने की कोशिश की। अंत में मामला 100 मिलियन पाउंड और भारत में दिल्ली में किसी पॉश इलाके में एक बंगला देकर सुलझाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि किसी ने केवल फर्जीवाड़ा किया था तो फिर पैसे क्यों दिए गए? इसका मतलब साफ साफ ये है कि प्रधानमंत्री रबड़ स्टैंप की तरह जहां बोला जाता था वहां सिग्नेचर कर देते थे और इसी चक्कर में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस सेल डीड पर भी अपने सिग्नेचर कर दिए। न केवल प्रधानमंत्री के सिग्नेचर थे बल्कि उस सेल डीड को रजिस्टर भी करवा लिया गया था। सारा सिस्टम सोता रहा। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि क्या बेचा जा रहा है, क्या रजिस्टर किया जा रहा है। तो देखा दोस्तों, अपने ऐसे चलाया जा रहा था हमारा देश। और आज भी उसी सिस्टम के कुछ गंदे कीड़े अभी तक सिस्टम में ही बैठे हुए हैं, जो दुनिया भर के घुसपैठियों को, फिर चाहे वो रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी, उन्हें हमारे देश में भरे जा रहे हैं। कांग्रेस और उस जैसी पार्टियां इसे बढ़ावा भी दे रही हैं ताकि उनका वोटर बेस बढ़ जाए, क्योंकि उन लोगों को भारत में घुसाया ही इस शर्त पर जाता है कि वो बीजेपी के विरुद्ध वोट करेंगे। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आरवीएस मणि जी ने अपनी पुस्तक द मिथ ऑफ हिंदू टेरर में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार के मंत्रियों और कांग्रेसी नेताओं, जिनमें शिवराज पाटिल, पी चिदम्बरम, AR अंतुले और दिग्विजय सिंह आदि ने चित्रकला जुत्शी, धर्मेंद्र शर्मा, हेमंत करकरे और RV राजू जैसे अधिकारियों के माध्यम से 26/11 के मुंबई हमले को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे यह हमला हिंदू संगठनों ने करवाया था। वो लिखते हैं, ये सार्वजनिक तौर पर विदित है कि सबसे पहले ऑफिशियली हिंदू आतंकवाद शब्द को तत्कालीन यूपीए सरकार के होम मिनिस्ट्री के इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी धर्मेंद्र शर्मा ने ही किया था। जुलाई 2010 में पहली बार इस शब्द को एक फाइल में दर्ज किया गया था और इसके लिए संबंधित एजेंसियों से कोई बातचीत नहीं की गई थी। मणि जी कहते हैं कि यह संभवतः किसी बड़े खेल का हिस्सा था। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे कैसे दौर से भारत निकलकर आज यहाँ पहुंचा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी हालत भी पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी हो सकती थी, किंतु महादेव की कृपा से अचानक 2014 में सारे देश ने मन बना लिया कि अब और नहीं। तो यदि आप यहाँ तक हमारे साथ हैं तो आपका धन्यवाद दोस्तों। और ये रहा हमारे अगले अंक में कवर किए जाने वाला विषय।
तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और साथ ही हमारा चैनल अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर भी करें ताकि हमारी बात दूर दूर तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।